हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज पे। देखिए, अगर आप टीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली अगर टीजीटी नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने जो सिलेबस है उससे ब्रीफ नॉलेज आपकी होनी चाहिए और क्या क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, वो आपको सारा कुछ डिटेल में पता होना चाहिए ताकि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपका सारा मटेरियल आपके पास तैयार हो। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें मैं डिस्कस करूंगा आज की टीजीटी, अगर आपने फिजिक्स, ठीक है, अगर आपने टीजीटी की तैयारी करें, नॉन मेडिकल की तैयारी करें और वहां पे आपने फिजिक्स को तैयार करना है तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, स्पेशली सबसे पहले बात करूंगा कौन कौन से वहां सिलेबस है। सिलेबस का तो वहां पे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जहां से आपके जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। एंड इन द लास्ट मैं डिस्कस करूंगा आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो आपको रेफर करनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो अब बताऊं यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो टीजीटी नॉन मेडिकल है, यहाँ पे आपका जो मेन सिलेबस पूछा जाता है वो आपका +1 +2 को पूछा जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वेटेज के बारे में तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि आपका अगर 10th की बात की जाए तो यहाँ पे 10% के अराउंड, ठीक है, आपका 10th का जो सिलेबस है, ठीक है, वो पूछा जाता है ना, मतलब 10th से आपके 10% के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो 80%, ठीक है, के अराउंड क्वेश्चन है वो आपके कहाँ से आते हैं, वो आपके +1 +2 से पूछे जाते हैं। तो इसलिए +1 +2 की अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली है तो आप टीजीटी जो एग्जाम है उसको क्लियर कर पाओगे। उसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो आपके 10% वेटेज रखते हैं। तो अगर आप ये दो टॉपिक्स को भी अच्छे से कर पाते हो, है ना, 10th का सिलेबस आपने अच्छे से किया हुआ है और उसके बाद आपने +1 +2 का सिलेबस अच्छे से किया हुआ है, तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को काफी इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूँ +1 में तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लास +1 में। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आपका आता है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, है ना। तो पहला टॉपिक आपको ये देखने को मिलता है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे पहला आपका क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपकी फंडामेंटल फोर्सेस देखने को मिलती है ना। कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस हमारे नेचर में है। सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो आपको यही लगेगा पता कि फिजिक्स होता क्या है ना, यहाँ पे यही आपको ब्रीफ बताया गया है। तो यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, कौन सी फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक फोर्स है ना। जैसे 4 तरह की फोर्सेस देखने को मिलती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो वो चारों फोर्सेस के बारे में इस पर्टिकुलर सेक्शन में बताया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप इसमें चैप्टर 1 में यूनिट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, यूनिट्स को मेजर कैसे करना है यहाँ पे ये देखोगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ से देखने को मिल जाता है कि यूनिट्स के ऊपर, यूनिट्स आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का कि यूनिट्स के ऊपर आपके डायमेंशन फॉर्मूला होंगे, ठीक है, या फिर आपसे सीधे ही पूछ लिया जाएगा कि इसके डायमेंशन बताओ क्या होंगे, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी दी हुई है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके यूनिट बिल्कुल सेम इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात की जाएगी पावर, है, पावर आपसे पूछ लिया गया तो पावर के जो यूनिट होते हैं वो किस क्वांटिटी के सेम यूनिट देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस तरह से ना। तो ये आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात आई इसके बारे में, अब मेजरमेंट में आपके कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलती है ना। सिग्निफिकेंट फिगर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना आपने सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या क्या रूल होते हैं वो आपको यहाँ से पता होने चाहिए। और उसके बाद आपका एरर्स वाला पार्ट आता है, ये कुछ आपका मेन टॉपिक्स है पहले यूनिट से। सबसे पहले आपने फंडामेंटल फोर्सेज ये रखनी है याद, कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद यूनिट्स कौन से होते हैं, फंडामेंटल यूनिट कौन से होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कौन से होते हैं। फिर आपने उनके डायमेंशन फॉर्मूलाज याद रखने हैं। देन आपने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में याद रखना है, राउंडिंग ऑफ फिगर कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं वो आपने याद रखना है। उसके बाद आपको एरर्स आते हैं, ठीक है, कि एरर कौन कौन से होते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए ना। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद काइनेमेटिक्स की बात करते हैं ना, कि यहाँ पे हम मोशन की बात करेंगे ना, कि जब मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसा होता है। अगर हम बात करता हूँ मोशन इन प्लेन तो कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो आपको कुछ ग्राफिकल पूछा जाएगा, है ना। मोशन के बारे में स्टडी करोगे सबसे पहले आपको यहाँ से क्या है, कुछ टर्म्स के पता होना चाहिए, डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है, स्केलर वेक्टर्स वगैरह। तो यहाँ से ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, इनके बीच में जो रिलेशन होते हैं ना, जैसे इनके बीच में ग्राफ होते हैं। तो यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ, अगर मैं बोलता हूं कि आपका कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो अगर मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बनाया हुआ है ना, ये आपका बनाया हुआ, तो जो एरिया अंडर इस ग्राफ के, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो क्या बताएगा, या फिर ये जो आपका स्लोप है ये क्या बताती है। तो सेकंड टॉपिक आपका इसके ऊपर डेडिकेटेड है कि आपको ये पता होनी चाहिए चीजें, है ना, कि रिलेशन क्या क्या होते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई बॉडी पैरेलल है टाइम एक्सिस के तो वो क्या बताता है, अगर वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या बता रहा है। तो ये सेकंड टॉपिक आपका इस पर्टिकुलर चीज के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, मोशन स्ट्रेट लाइन में और मोशन प्लेन में, मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन की बात की जाएगी, यहाँ पे 1 डायमेंशनल मोशन की बात की जाएगी। उसके बाद बात की जाए लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या आता है,
तो आपके न्यूटन के तो सबसे पहले 3 लॉज आ जाएंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ना, न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन आपके देखने को मिलेंगे। इनर्शिया आपने यहां से याद रखना है ना, इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन आपका यहां से पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका मोमेंटम के ऊपर ना, तो आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम की एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि थर्ड लॉ कहां पे यूज होता है, सेकंड लॉ कहां पे यूज होता है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। देन आपका कोलिजन आ जाएगा ना, तो कोलिजन काफी इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक कि इलास्टिक कौन सा होता है, इनइलास्टिक कौन सा होता है, ठीक है। और अगर आपने रिकॉइल ऑफ गन भी सुना होगा, ठीक है, तो रिकॉइल ऑफ गन भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला कि जो रिकॉइल ऑफ गन होता है, ठीक है, इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल आएगा तो वो भी आपका मोमेंटम बेस्ड न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। एप्लीकेशंस याद रख लेनी है आपने यहां से। तो ये आपका थर्ड टॉपिक हो गया ना, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। उसके बाद आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर वर्क, एनर्जी एंड पावर की बात की जाए, सबसे पहले तो आपके ने इनके यूनिट्स याद रखने हैं कि कौन कौन से आपके यूनिट देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका यहां से क्या होगा कि इनको निकालते कैसे हैं, ठीक है। आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वो क्या बताती है। अगर वर्क की बात की जाए तो वर्क कितने टाइप का होता है ना, वर्क कितने टाइप में क्या निकालोगे, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जीरो वर्क बताओ, जीरो वर्क में क्या होगा, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ ले जाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ ली जाएगी वर्क, एनर्जी, पावर के ऊपर है ना। तो यहाँ पे पावर से आपको अगर वर्क दिया हुआ है वहां से पावर निकालनी है, पावर का यूज करके आपको यहां से क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का यूज करके निकालना है, कुछ न्यूमेरिकल निकालने हैं। तो वैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया है तो आपको बताइए कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां से आप एनर्जी को दो फॉर्म में लिखोगे और इसके बाद उसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी यहां से देखने को मिलेंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे तीनों के फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि पावर का रिलेशन के उसके साथ वेलोसिटी के साथ, पावर का रिलेशन वोल्टेज क्या क्या के साथ क्या होता है, ठीक है, आपका करंट के साथ कैसा देखने को मिलता है, ठीक है, पावर के साथ का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होता है। तो ये सब चीजें आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने को मिलेंगी, वर्क, एनर्जी एंड पावर में। तो यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर बात की जाए मोशन के बारे में कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक में आपका क्या पूछ ली जाएगा, आपका रोटेशनल मोशन के बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाएगा। अब रोटेशनल मोशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक टॉपिक कौन सा आता है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास याद रख लेना आपने। सेंटर ऑफ मास के ऊपर आपसे यहाँ पे टॉपिक मेन आएगा सेंटर ऑफ मास का। उसके बाद आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा देखने को मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होगा, एक बड़ी सी रोड है उसका क्या देखने को मिलेगा। अब वो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने बीच में से निकालना तो कैसे निकालोगे, साइड से निकालना कैसे निकालोगे, एक स्फीयर का निकालना तो क्या फॉर्मूला आएगा। वो सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाए तो आई क्या होता है आपका mr² देखने को मिलता है ना, ऐसे फॉर्मूला होता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या देखने को मिलता है, इस तरह के टॉपिक्स आपने यहाँ से पढ़ने हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ना कभी मत, है ना। तो वहां से मोमेंटम का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन भी याद रख लें आपस में, है ना। तो ये सारे टॉपिक आपके देखने को कहां से मिलेंगे, यहाँ पे आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर ग्रेविटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने को मिलता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने को मिलता है। उसका फॉर्मूला क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आपका जो कैपिटल जी है और स्मॉल जी है उसमें क्या क्या फर्क देखने को मिलता है ना, कैपिटल जी, स्मॉल जी। उसके बाद आपका मेन टॉपिक यहाँ से क्या है, कैप्लर्स, ठीक है, कैप्लर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब कैप्लर ने भी तो बताया था, कैप्लर ने अलग अलग लॉ भी दिए थे। तो कैप्लर ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया हुआ है, तो 3 लॉ कैप्लर के आपके यहां से भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी आपने यहां से याद रखना कि कैप्लर के जो लॉ है, ठीक है, किसके, प्लैनेटरी मोशन के, ठीक है, और जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स के बारे में यहां से पढ़ना है आपने। स्केप वेलोसिटी के बारे में यहां से पढ़ना है, ठीक है, स्केप वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, कैसे उसको फाइंड करते हैं, कितनी उसकी वैल्यू देखने को मिलती है। जैसे होती है आपकी 11.2, ठीक है, आपका मीटर पर सेकंड देखने को मिलती है ना, ये आपकी वैल्यू होती है। उसके बाद यहाँ से सैटेलाइट के बारे में, जियो स्टेशनरी कौन सी होती है, जियो सिंक्रोनस कौन सी होती है। तो ये आपका टॉपिक ग्रेविटेशन से देखने को मिलेगा, है ना। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो ये सारे आपकी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी याद रख लेना है यहाँ से। तो ये आपका ये टॉपिक रह गया। उसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की बात की जाए तो यहाँ पे आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। अगर मैं सॉलिड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी वाला देखने को मिल जाता है, जैसे यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके और अलग अलग टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। जैसे वहां किसकी बात की जाए, हुक्स लॉ की बात की जाए, स्ट्रेस की बात की जाए, है ना, हुक्स लॉ की बात की जाए, स्ट्रेस की बात की जाए या स्ट्रेन की बात की जाए, ठीक है, कैसे वेरी करते हैं, क्या इनका फॉर्मूला होता है, क्या इनकी डेफिनेशन देखने को मिलती है।
उसके बाद अगर और टॉपिक की बात की जाए, न्यूट्रल ऑफ कूलिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर मैं फ्लूइड की बात करता हूं तो वहां पे आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके फ्लूइड में देखने को मिल जाएंगे। और अगर फ्लूइड की बात की जाए तो प्रेशर कैसे वेरी करता है, ठीक है, प्रेशर कौन कौन से पॉइंट है जिन पे डिपेंड करता है, तो फ्लूइड में से ये टॉपिक आपने याद रखने हैं और इनकी एप्लीकेशन जरूर याद रखनी है। जो अगर फॉर्मुलाज होंगे, ठीक है, वो भी यहाँ से पता होने चाहिए आप सभी को। अगर मैं और टॉपिक की बात करता हूं तो यहाँ पे सरफेस टेंशन हो गया, है ना, सरफेस टेंशन हो गया, आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है किसकी, मैटर की, कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ से पता होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन की बात की जाती है ना, जैसे यहाँ पे जो एक्सपेंशन देखने को मिलता है कि किस तरह से होता है, या लीनियर एक्सपेंशन कौन सा होता है, एरिया वाइज एक्सपेंशन कैसे देखने को मिलता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट एक बार में पढ़ना आपने। जब ये शुरू करना ना तो यहाँ पे ये तीनों चैप्टर इकट्ठे पढ़ लेने हैं ताकि तीनों के बीच में आपको यहाँ पे आपस में कनेक्शन बनता हो दिखे। तो टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करना है, ठीक है, हुक्स लॉ वगैरह कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। फ्लूइड मैंने आपको बता दिया, जो आपके लॉज हैं, डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसके बाद बॉयंसी, ठीक है, बॉयंसी वाला पॉइंट याद रख लेना है, वो भी आपको यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एंड देन आपका जो आपकी थर्मल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके कुछ लॉज आ जाते हैं तो वो भी ये पता होना चाहिए, है ना। लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या करोगे, कुछ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी होती है, आइसोकोरिक कौन सी होती है, देन आपके यहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कितने लॉ होते हैं आपके, 3 लॉ देखने को मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है, सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है, थर्ड लॉ आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है, ठीक है, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में बताया हुआ है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में आपने यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी थर्मोडायनेमिक्स में मेन टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिनको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ के। उसके बाद अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे आप अगर काइनेटिक एनर्जी भी देखो तो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखने को मिलती है ना। मेन टॉपिक काइनेटिक एनर्जी का यही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ लॉज देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपका बॉयल्स लॉ देखने को मिलेगा, गेल-लुसास लॉ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है, सभी अपने लॉ पढ़ना है, लॉ बोलता क्या है, क्या क्या चीजें कांस्टेंट है वो याद रखनी है, और इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस कहां कहां पे यूज होती है। मेनली क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस भी देखने को मिलेंगे, उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो ये आपने यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से चीजें याद रखनी है। उसके बाद अगर लास्ट का टॉपिक है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑसिलेशंस की बात करता हूँ, ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव में अगर मैं ऑसिलेशन की बात करता हूँ तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो आपका ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है, वो क्या देखने को मिलता है। या फिर अगर मैं वेव्स की बात करता हूँ तो सिंपल आपकी वेव्स पूछ ली जाएगी कि वेव्स कौन कौन सी होती है, टाइप ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से मीडियम है जहां से ट्रांसवर्स वेव पास कर सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव पास कर सकती है, उसका स्टैंडिंग वेव कौन सी होती है, स्टेशनरी वेव कौन सी होती है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स है जो आपने वेव से याद रखनी है ना, कैसे स्टैंडिंग वेव्स बनती है, ठीक है, बीट्स वाला फिनोमेना कैसे आता है, ठीक है, साउंड को थोड़ा सा रिलेट कर देना आपने कि साउंड किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, क्या इक्वेशन देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये आपका वेव से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं ऑसिलेशन से बात करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल ऑसिलेटरी मोशन आपने याद रखना है ना, आपका हार्मोनिक मोशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑसिलेशन से, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको बोला जाता है। फिर आपने पेंडुलम को याद रखना है कि पेंडुलम के ऊपर क्या इक्वेशन रहती है। जैसे अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो हमने सुना होगा टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो यहाँ पे देखना है कि पेंडुलम का ये जो टाइम पीरियड है किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका सेकंड पेंडुलम है ना, क्या होता है कि आपका सेकंड पेंडुलम भी देखने को मिलता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑसिलेशन से। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है, अगर आपके ऑसिलेटरी मोशन की बात की जाए, पीरियोडिक मोशन की बात की जाए, क्या फर्क रहता है, कुछ टॉपिक्स है ये वाले इंपॉर्टेंट जो आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, कौन से मोशन को सिंपल हार्मोनिक बोलोगे, कौन से को नहीं बोलोगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन कौन सी होती है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कौन सी होती है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने ऑसिलेशन से ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप ये ओवरऑल कर लेते हो तो आपका यहाँ पे अराउंड, ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे ना। उसके बाद अगर बात की जाए, ये आपका पूरा +1 का सिलेबस हो गया और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, वो आपने ध्यान रखने हैं, उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं, अगला जो बात है वो आज +2 की करते हैं ना। +2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आ जाती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। आपका अब यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अगर आप कूलम्स लॉ के निकालोगे तो यहाँ पे 1/45 एप्सिलॉन नॉट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या देखने को मिलती है, तो कुछ वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अब इसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा, कैपेसिटेंस देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको सबसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखने को मिलेगा। कैपेसिटर होता क्या है, उसके बाद आपके कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में कैसे काम करते हैं वो आपने याद रखना है, ठीक है। कैपेसिटर इन सीरीज एंड ये आपके पैरेलल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मेन टॉपिक कौन सा है, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक के बीच में डाला जाता है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछे देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपका डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे और बात की जाए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो यहाँ पे चार्जेस, ठीक है, चार्जेस का मोशन कैसा होता है, कैसे चार्जेस मूव करते हैं, यहाँ पे आपने ये तो देख लिया पोटेंशियल में, ठीक है। उसके बाद अगर बात की करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के बारे में ना, तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस कैसा होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे होता है, ओहम्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे आपका ओहम्स लॉ भी देखने को मिल जाएगा। ओहम्स लॉ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब आपके यहाँ पे अलॉयज के बारे में, मेटल के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा अलॉय है, आपका जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ना, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ से आपका देखने को मिल सकता है कि वो क्या रहता है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने ओम्स लॉ के आसपास की सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद आपका आता है मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, और मैग्नेटिज्म एंड बैटर। तो यहाँ पे एक इकट्ठा टॉपिक है। सबसे पहले हम कहाँ पे पढ़ोगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। मैग्नेटिज्म अर्थ में कैसे आता है, ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिज्म को आपने बेरी करना है, ठीक है। आपका एंगल ऑफ डिप किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इनक्लिनेशन क्या होता है, वहां से ये चीजें पूछी जाएंगी। अब उसके बाद आपका कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, ठीक है। तो आपका लोरेंट्ज फोर्स, यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन आता है लोरेंट्ज फोर्स, ठीक है। लोरेंट्ज फोर्स आपने यहाँ से याद करना है कि वहां वो कैसे रिलेट करता है। तो ये सारे आपके मैग्नेटिज्म से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ वाला जो टॉपिक है, अर्थ का मैग्नेटिज्म, उसको आपने रिलेट करना है, ठीक है। और मैग्नेटिज्म से अगर बात की जाए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ना, वो आपने यहाँ से याद करना है। अब आपने जो मैग्नेट रहती है, ठीक है, अगर मैं उसको सीधा रखूंगा, स्ट्रेट रखूंगा, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी, अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल रख दूंगा तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी। तो वहां से आपके जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने कहाँ पे कराई हुई है, जो हमारा पर्टिकुलर बैच है, ठीक है, जो हमारा नॉन मेडिकल का बैच है, सारी चीजें आपको इस तरह से करवाई हुई है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जो आपका मेन चीजें हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाई जाए, ठीक है। और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे करवाने के बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है यहाँ से। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात की जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहले यहाँ पे पूछ लिया जाएगा आपसे किसके बारे में, कि एनर्जी जो इंडक्टर है, कि एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर होती है वो किस तरह से बिहेव करती है। उसके बाद आपका फेराडेज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। फेराडे ने कितने लॉ दिए हैं, तो यहाँ पे 2 लॉ दिए हुए हैं ना, फेराडे के फर्स्ट लॉ भी है, सेकंड लॉ भी है। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में यहाँ पे बात करती है। उसके बाद आप यहाँ पे लेंज लॉ देखने को मिलता है ना, कौन सा, लेंज लॉ यहाँ पे देखने को मिलता है। लेंज लॉ याद रखना है आपने। एडी करंट्स के बारे में यहाँ पे याद रखना है कि एडी करंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आता है आपका, देखने कौन सा मिलता है आपका, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ये चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, किस तरह से वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। जब प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर म्यूचुअल इंडक्शन वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें आपसे पूछ ली जाएगी, कौन सा मटेरियल आपके जो ट्रांसफॉर्मर उसमें यूज किया जाता है, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या रहता है। तो ये सारी चीजें आपकी काम देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आपकी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये चीज आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। और उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, उसके बाद नीचे है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अब आपका अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता क्या है ना। तो यहाँ से आपको एसी और डीसी के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसी क्या होता है, ठीक है, और आपका डीसी क्या होता है। उसके बाद आपके यहाँ पे कौन से आएंगे सर्किट आएंगे, कि आपका एलसी सर्किट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एलसीआर सर्किट क्या होता है, ठीक है।
तो ये सारे सर्किट आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सर्किट किस तरह से बिहेव करते हैं, ये आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपका एसी जनरेटर क्या होता है, ये कुछ चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेनली ये देखने को मिलेंगे सर्किट अलग अलग तरह से जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एलआर सर्किट क्या होता है, एलसी सर्किट क्या होता है, उसके बाद आपका एलसीआर सर्किट कौन सा होता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद अगला टॉपिक की बात की जाए इलेक्ट्रो, अगले टॉपिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे ईएम वेव्स के बारे में बात की जा रही है, छोटा चैप्टर यही है ना, ईएम वेव्स है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें आपकी जो हम कौन से रीजन में लाई करते हैं, हम लाई करते हैं विजुअल रीजन में। तो यहाँ पे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम लाई करते हैं। तो जैसे आपने देखा ही होगा, ठीक है, कि रेडियो, मिर्ची, ठीक है, मैंने आपको याद करवाया कि आई लव यू, उसके बाद आपका एक्सरे, गामा रेज। तो ये आपका पैटर्न पता होना चाहिए कि रेडियो के बाद रेडियो वेव आता है, फिर माइक्रोवेव के बाद आता है, फिर आपका इंफ्रारेड आ जाता है, फिर आपका यूवी आ जाता है, फिर विजिबल आ जाता है। तो ये सारा आपको पैटर्न पता होना चाहिए। और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकी वेवलेंथ क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इनके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे इनको यूज किया जाता है, तो ये सारा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आएगा। अगला टॉपिक है ऑप्टिक्स के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, याद रख लेना इसको। इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले अगर ऑप्टिक्स में, तो सब जगह का मिरर्स वगैरह है, ठीक है, मतलब रे के बारे में पता होना चाहिए, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस किसके बारे में करते हैं, मिरर के बारे में। तो मिरर में हम क्या करेंगे, प्लेन मिरर को देखेंगे ना। प्लेन मिरर क्या रहता है, आपका कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो आपका आई का फिनोमेना आ जाता है कि आई क्या होती है, आई के बीच में कौन कौन डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है ना, कि जो आपकी रेज लाइट में आती हैं, या फिर लाइट के अंदर आपका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो काफी देखने को मिलते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं और आपके यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ से याद रखनी है। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन क्या देखने को मिलता है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, लेंस को भी याद रखना है कि लेंस को कहां पे रखेंगे, किस तरह से इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज एंड मिरर्स, वो आपने याद रखना है। आपने टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, आपने माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ से पढ़ना है। इस टॉपिक में से आप कुछ चीजें छोड़ नहीं सकते। ऑप्टिक्स वाला ऐसा टॉपिक है जहां पे हर एक टॉपिक आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने ऐसे याद रखनी है कि जब दो लेंसेज को आपस में कॉन्टैक्ट करोगे, मैग्नीफाइंग पावर किसकी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वेव नेचर के बारे में बताया जाएगा। एक आपका रे ऑप्टिक्स है, मतलब एक पार्टिकल नेचर के बारे में बताएगा, एक आपका वेव नेचर के बारे में बताएगा। मतलब यहाँ पे आपके पोलराइजेशन के बारे में देखेंगे, डायफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे, है ना। यहाँ पे लेंसेज के बारे में, यहाँ नहीं, यहाँ तो हम किसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे हम आपका जहाँ पे क्या होता है, आपका डिस्पर्शन होता है। ठीक है, तो डिस्पर्शन में देखेंगे, तो आपका डिस्पर्शन किसके थ्रू होता है उसको यहाँ पे देखेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। और यहाँ पे आपका यंग मॉडुलस, ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ आपका हाइजीन प्रिंसिपल है ना, हाइजीन प्रिंसिपल क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, आपका वेव नेचर ऑफ लाइट्स है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां से देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फ्रिंज विड्थ है, पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलरॉइड कैसे काम करते हैं, डायफ्लेक्शन क्या होता है, तो वो सारा आपका वेव नेचर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि कौन किसने बताया था वेव नेचर के बारे में। और रे ऑप्टिक्स में आपके सारा जो आपका पार्टिकल नेचर वगैरह है, कि जो रे है वो कैसे बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो ये आपका बताया हुआ रे ऑप्टिक्स में। और आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस चीज के बारे में आपको बताता है। अगर बात करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है, एंड रेडिएशन एंड मैटर, तो ये आपके क्या बोला गया है। तो यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली के बारे में पढ़ना है कि जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी वेव नेचर पार्टिकल के बारे में, ठीक है, वो क्या थी, फोटोन। फोटोन क्या होते हैं, फोटोन के बारे में पढ़ना है। कुछ फॉर्मूला यहाँ से पता होना चाहिए, जैसे E इज इक्वल टू क्या होता है, आपका एच न्यू देखने को मिलता है, और वो क्या होता है HC अपॉन लैम्डा। तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे कि आपको यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपकी एनर्जी निकालनी है, या आपको वेवलेंथ दी हुई है। तो इस तरह की फॉर्मूलाज याद रखने आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और यहाँ पे दो तीन मैंने चीजें बता दी हैं, आपको फोटोन के बारे में याद करना है, फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखना है, आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जो यहाँ से आता है, ठीक है, वो यहाँ से आपने याद रखना है। वर्क, आपका वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, वो भी यहाँ से आपका टॉपिक देखने को मिलेगा।
ठीक है जी। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स है जो आपने याद कहां से रखनी है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर से। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उनको थोड़ा सा ना नोट करते जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद देखते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई में। तो एटम एंड न्यूक्लियाई में सबसे पहले अगर मैं एटम की बात करता हूं तो यहाँ पे एटम में क्या आएगा, आप कुछ मॉडल देखोगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एटॉमिक मॉडल आएंगे। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, ठीक है, उसके बाद आपका रदरफोर्ड के बाद मेन मॉडल बोहर का मॉडल आया था। ठीक है, तो बोहर का मॉडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर के मॉडल से आप एनर्जी लेवल को निकालते हो। ठीक है, तो एनर्जी लेवल में निकालोगे तो एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होता है, सेकंड क्या होता है, आपको अलग अलग एनर्जी लेवल के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से आपके और क्वेश्चन कौन से आएंगे, आपने अगर रेडियस निकालनी है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ रेडियस क्या होगी बोहर के ऑर्बिट की, रेडियस होता है बोहर ऑर्बिट। तो यहाँ पे बोहर का मॉडल इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर बात की जाए किससे, एटम से। अगर मैं आगे अगर बात करता हूँ न्यूक्लियाई में, तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे मेन टॉपिक कौन सा आएगा आपका, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर टॉपिक आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ऊपर आपका टॉपिक आएगा कि बाइंडिंग एनर्जी किसमें ज्यादा होती है, कम मास वाले पार्टिकल में, ज्यादा मास वाले पार्टिकल में। फिर वहां पे हम आगे बढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या पढ़ेंगे हम, बीटा डिके, गामा डिके, अल्फा डिके के बारे में पढ़ेंगे। देन वहां पे हम फिशन एंड फ्यूजन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिशन प्रोसेस क्या होती है, फ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, कौन सी बेनिफिशियल है कौन सी नहीं है, और कौन कौन से डिके में कौन कौन सा जो एलिमेंट है वो रिलीज होता है, वो आपका सारा टॉपिक आएगा आपका न्यूक्लियाई के अंदर। और एटम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारी चीजें हमने अपने कोर्सेज में बताई हुई है ताकि इजिली आप समझ सको। ठीक है, साथ में नोट्स दिए जाएंगे और उसमें कुछ आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी ताकि आप पढ़ो और यहाँ पे वीडियो देखो तो सभी चीजों को अच्छे समझ सको। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ से याद रखनी है। लास्ट टॉपिक आपका कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, जो कि आज के टाइम की नीड भी है। सेमीकंडक्टर में सबसे पहले क्या देखेंगे, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर होता क्या है, ठीक है, वो आपने याद करना है। उसके बाद आपके जो सेमीकंडक्टर बनते किस तरह से है, कौन कौन से मटेरियल है, जैसे अपने आर्सेनिक से बनता है, ठीक है, आपका जर्मेनियम से बनता है। अब वहां पे हम देखेंगे एनर्जी गैप। आपने यहाँ से एनर्जी गैप से याद रखने हैं कि एनर्जी गैप कितने कितने होते हैं। आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, डोपिंग आपकी क्या देखने को मिलती है, डोपिंग होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इससे क्या बनाते हैं, हम डायोड को बनाते हैं कि डायोड कौन सा तो होता है। फिर डायोड जब बन जाएगा तो आपके डायोड के अलग टाइप होते हैं कि आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है। अब जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इनसे आपके कौन से बनेंगे, एक आपका पीएनपी बन जाएगा, एक आपका एनपीएन बन जाएगा कि ये आपके किस तरह से वर्किंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे किस तरह से आपका डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, किसमें ज्यादा रहेगा, पीएनपी में, एनपीएन में। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में ही देखने को मिलेगी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखने को मिलेगी। जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड कैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, किस तरह से वहां पे अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है। ठीक है, आपका जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, उसको वो रीजन कौन से होते हैं, पहले कौन सा आता है, जीनर आता है कि अवलांच आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ देखने को मिलेंगी। और ये जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे अलग अलग रीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपका एक होता है एमिटर, ठीक है, एक आपका होता है बेस, एक आपका क्या होता है, ठीक है, एक आपका लास्ट में तीन आपके ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर देखेंगे हम ना, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला एक एमिटर रीजन होता है, आपका बेस रीजन होता है, ठीक है, और लास्ट में आपका कौन सा होता है, ठीक है, जो आपका रिसीव करेगा। तो ये तीनों रीजन कैसे बनते हैं, ठीक है, कौन सा आपका एमिटर बेस रीजन में आएगा, ठीक है, कौन सा आपका बेस और आपका कलेक्टर रीजन में आएगा, ये कलेक्टर होता है तीसरे वाला ना। तो ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने करने ही करने हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी नॉन मेडिकल में फिजिक्स के एग्जाम के लिए ना। फिजिक्स की अगर तैयारी करो तो ये टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप छोड़ नहीं सकते। अब अगर मैं लास्ट में बात करता हूँ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। देखो, अगर आपने रेफरेंस लेना है तो सबसे अगर इंपॉर्टेंट बुक की बात करता हूँ तो वहां पे अगर आप थोरली पढ़ना चाहते हो, एग्जाम्पल्स भी चाहिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी चाहिए, पीछे क्वेश्चंस भी दिए हों और आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सको, तो इसके लिए अगर आप दिनेश पब्लिकेशन की बुक होती है +1 +2 की, या फिर आपकी मॉडर्न पब्लिकेशन की बुक होती है +1 +2 की, उनको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी से इंटरेस्ट है तो आपको एनसीईआरटी को जाना चाहिए ना। एनसीईआरटी में देखो आपकी थ्योरीज दी होंगी, बट यहाँ पे जो थ्योरीज दी होंगी ये बिल्कुल कंपाइल दी होंगी, मतलब बिल्कुल ही आपका ब्रीफ में बताया होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया होगा। डिटेल में पढ़ना है तो वहां पे बुक्स कौन सी फॉलो करना, दिनेश पब्लिकेशन की या मॉडर्न पब्लिकेशन की। जब आप उन सभी बुक्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपने कर ली हैं, लास्ट में फिर आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन की बुक ले लेनी है ना। बुक्स आपकी मार्केट में बहुत सारी मिल जाती है, कोई बुक को उठा लेना कि जहां पे आपके +1 +2 में स्पेशल टीजीटी की तैयारी करने के लिए बुक है, तो उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, तो इसके थ्रू आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। बट अगर आपने अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ना है, अब वहां पे क्वेश्चंस भी दिए हो, तो मॉडर्न पब्लिकेशन और दिनेश दोनों में से कोई बुक को रेफर कर लेना ना। हालांकि दिनेश थोड़ी सी समझने के लिए ज्यादा इजी है,
आपने पढ़ा भी हुआ है तो आपने उसको फिर से आप रिवाइज भी कर लोगे। तो ये कुछ बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हो अगर आप तैयारी कर रहे हो किसके लिए, टीजीटी नॉन मेडिकल में फिजिक्स के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। सो एट द एंड यही बोलना चाहूंगा कि ये जो मैंने आपको थोरली बताया है, ये अगर आपने इतना पढ़ लिया सारा ही, तो ये भी आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफी सफिशिएंट है, ठीक है। इससे भी आप काफी अच्छे जो नंबर है, ठीक है, वो ले पाओगे जब आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। बट इससे पहले आपको एक पैटर्न तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। और साथ में ही जो हमारा लेक्चर रहता है, ठीक है, उसको भी आप लगा सकते हो, जो आपका डेली का कब होता है 2:30 पे होता है, तो वहां पर भी हम तैयारी करवाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके मैथ्स की, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको हेल्प मिलेगी किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो होप करता हूं सभी को ये वीडियो काफी वैल्यूएबल लगेगी। जो भी आपके सुझाव होंगे, ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई जरूर आएगा। और जो भी हमारे लेटेस्ट बैच को तैयार करना हमसे पढ़ना चाहता है, हमसे तैयारी करना चाहते हो आप टीजीटी नॉन मेडिकल की, तो हमारे बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो अभी के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।